नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th के मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है क्योंकि पिछली बार जो साइंस का पेपर हुआ था तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर जल्दी डालिए, तो इस बार सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ही डाल देते हैं ताकि जब रिविजन करेंगे तो सारे प्रश्न उसके अंदर इंक्लूड आ जाएंगे। और आप अगर इसको पहले सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। टॉप 100%, यानी आप इन 100 प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे गणित में अंक बना पाएंगे। यानी अभी तक आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है और आप इन 100 प्रश्नों को अच्छे से एकदम हल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप वास्तव में बहुत अच्छे अंक बना पाएंगे गणित के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक प्रश्न की। पहले हम बात करेंगे जो आएंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे, जिसमें पूछे जा सकते हैं, फिल इन ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं या फिर अति लघुतरात्मक में। हमने सारे क्या किए, इसको अति लघुतरात्मक में रखे हैं। उसके बाद में 2 या 3 नंबर में पूछे जाने वाले वो एक साथ है और लास्ट में हम बात करेंगे जो बड़ा क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाला है 4 नंबर का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो लगातार देखिएगा क्योंकि इसको अगर आपने देख लिया तो अपना एक टारगेट आपने अचीव कर लिया। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है 80 नंबर का आपका पेपर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो सेक्शन ए है उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका है परिमेय संख्या 138 बटे 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज, यानी इस रेशनल नंबर का डेसिमल क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, यानी 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। इसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 180 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड क्या करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको एचसीएफ दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट कह दो या हाईएस्ट कह दो। इसके बाद में चौथा दे रखा है संख्या 3 बटे 125 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है, इसे दशमलव प्रसार में लिखिए। यानी आपको इस संख्या दे रखी है, इसको दशमलव प्रसार। इस तरह के प्रश्न आपको 100% एक नंबर में पूछा जाएगा, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। जरूरी नहीं है कि यही संख्या पूछी जाए, आपको संख्या वहां पर बदल दी जा सकती है। तो सवाल दिया हुआ है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर 3/625 ऑफ द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट इट इन डेसिमल फॉर्म, यानी इसको डेसिमल फॉर्म में भी आपको राइट करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पांचवा, बहुपद fx बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 in the polynomial fx is equal to 4x plus 2, find the value of the polynomial। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पर। छठा प्रश्न दिया, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है तो बहुपद क्या होगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज 2, देन व्हाट विल बी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होगा। इसी तरह का एक और प्रश्न है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों ब्याह है बिल्कुल सेम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योगफल 1/4 और गुणनफल -1 है। उसी तरह का फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1, सेम उसी तरह का। नेक्स्ट प्रश्न है एक द्विघात बहुपद x² - 2x + 8 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न आपको 100% पूछा जा सकता है कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और उसका आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। यानी what will be the sum and product of the zeros of the quadratic polynomial x² - 2x - 8। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल x + y = 4 और x - y = 2 है। तो आपको रेखिक समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान बताना है। द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर x + y = 4 एंड x - y = 2 आपको दे रखा है।
अगला प्रश्न है समीकरण निकाय के हल होंगे, यानी किसी समीकरण में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसका सॉल्यूशन यानी इसके हल क्या होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2, तो किसके किस प्रकार के हल होते हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो किस प्रकार के हल होते हैं। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। 100% आपको इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इनके एक तो हल आपको किस प्रकार के, देखो दो चीजें इसके अंदर तैयार करनी है। एक तो इसका हल तैयार करना है, यानी इसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार का है। दूसरा, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनता है। ग्राफ यानी ज्यामिति इसकी किस प्रकार की है, यानी ग्राफ कह दो या ज्यामिति इसकी किस प्रकार की है, दोनों ही आपको क्या करने हैं, तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है p के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ है, 4x यानी 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगला सवाल दिया हुआ है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे। आपको हल बताने हैं किस प्रकार के हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस प्रकार के हैं आपको बताना है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघातीय सूत्र आपको श्री धराचार्य सूत्र कह दो, द्विघातीय सूत्र कह दो या मानक सूत्र आपको लिखना है। राइट द श्री धराचार्य फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह दो या फिर श्री धराचार्य फॉर्मूला कह सकते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति किस प्रकार की, मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि एक द्विघात समीकरण के निम्न के लिए मूल किस प्रकार के होंगे। आपको बताना है इसके मूल किस प्रकार के होंगे। यदि किसी समीकरण के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। यानी आपको क्या करना है, इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके रूट्स क्या होंगे आपको बताना है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके रूट्स इस प्रकार के आ रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स किस प्रकार के होंगे। अगर लेस देन 0 है तो रूट किस प्रकार के होंगे और ग्रेटर देन 0 है तो किस प्रकार के होंगे। अगला है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 है के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। यदि इसके मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज बीन सेम रूट्स देन व्हाट बी द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 2x और 26 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह का। इफ 2x and 26 आर इन AP देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। अगला दे रखा है समांतर श्रेणी 3 1 माइनस 3 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP आपको दे रखी है, इसकी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। एक और AP दे रखा है इसका क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। इस AP का कॉमन फैक्टर यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। अगला दे रखा है AP दे रखी है फिर से 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। इस AP का आपको 10 टर्म ज्ञात करनी है, 10th टर्म ज्ञात करनी है, यानी 10वां पद आपको ज्ञात करना है 10 नंबर। इसके बाद दे रखा है बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको सॉल्व जरूर करना है कि कौन से चतुर्थांश में होगा। तो चतुर्थांश वाला हमने दे रखा है, नहीं तो हम रिवाइज में फिर से देख लेंगे कि कोई बिंदु दे रखा हो ये कौन से चतुर्थांश में होगा। इसका आपको 100% पूछा जाएगा 1 नंबर के अंदर। आपको एक ऐसा इस तरह से आपको क्या दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा इन विच क्वाड्रेंट विल बी पॉइंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये आपको बताना है, कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 22 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात का सूत्र है। क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला आपको लिखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट दे रखा है निर्देशांक 4 3 के भुज और कोटि का मान क्या है। भुज का मान कौन सा होता है, x का मान, कोटि का मान कौन सा होता है, y का मान। फाइंड द अबेसिसा एंड ऑर्डिनेट
इन द कोऑर्डिनेट, इसका क्या फाइंड करना है, अब शेष हिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है बिंदु 4 8 के एक्स एक्स और वाई एक्स की दूरियां बतानी है। 4 8 की एक्स एक्स से क्या दूरी है, वाई एक्स से क्या दूरी, दोनों साथ में भी पूछा जा सकता है, एक बिंदु देके पूछा जा सकता है। इसकी एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से कौन सी दूरी होती है, जो वाई का मान होता है, और वाई एक्स से कौन सी दूरी होती है, जो एक्स का मान होता है। इसके ऊपर आपको 100% या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा, नहीं तो आपको एक नंबर में ये किसी भी तरह से जरूर पूछा जाएगा। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, यहां पर एक्स वाई भी दे सकता है, इस तरह का भी पूछा जा सकता है, आपको बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 एंड 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है tan 45 और cot 45 का मान लिखिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 28 नंबर है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान क्या होगा, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है ये। tan 65 बट्टे cot 25 का मान क्या होगा बताना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, सीधे फॉर्मूले से ही निकल जाएगी। अगला है किसी वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई वर्त है उसके बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी, 2 स्पर्श रेखा। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। वर्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद आपको दे रखा है बटन 7 4 6 3 8 5 9 का माध्यक ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन वैल्यू का मीडियन फाइंड करना है, माध्यक ज्ञात करना है। इसके बाद में निम्न के सूत्र, आपको सूत्र अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। समांतर माध्यक का किसी भी तरह से एक नंबर में पूछा जा सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, फिल इन ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है एक नंबर में। तो समांतर माध्यक कल्पित विधि से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हमें याद होना चाहिए। माध्यक का और बहुलक का, इनका चारों का सूत्र याद होना चाहिए। ये सवाल में तो करेंगे तब तो काम आएंगे ही आएंगे, एक नंबर भी आपको ऐसे दिला सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीन बाय अजम्पशन मेथड और मीडियन और मोड, सबके आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले फाइंड करने हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा। 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है। यदि इन अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करना है। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिजिट 3 4 8 5 6 3 2 1 इज 4, यानी इनका क्या है, मीन आपको दे रखा है वो है 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगला सवाल दे रखा है, आपको बटन दे रखे हैं 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक होगा। इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। क्या बताना है, मोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी आपको ये लिखा हुआ हो या नहीं हो। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये लिख के दे, आपको क्या कह दे, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बीच संबंध लिखिए। क्या करना है आपको, संबंध। एक आपको सूत्र दे रखा है 3 इंटू माध्यक बराबर, इस तरह से एक सूत्र दे रखा है, वो आपको लिखना है। यानी राइट द रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड एंड मीन मीडियन एंड मोड, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त तथा पट आने की प्रायिकता। इफ ए कॉइन टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड एंड टेल, हेड और टेल आने की आपको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इफ पीई इज इक्वल टू 0.05, यानी आपका पीई का मान दे रखा है 0.05, तो ई नहीं कोई प्रायिकता आपको बतानी है। इफ द पी इज 0.05 देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगला 40वां प्रश्न है, आपको इस तरह से फिल इन ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इसको आपको थ्योरेटिकल सीधा भी पूछा जा सकता है। यहां पर देखो ये परिभाषा है, मैंने इसको इसके लिए लिया है क्योंकि ये बहुत सारी परिभाषा भी क्लियर करता है, इसलिए
पहला देखा है किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, एक। आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में सीधा भी कि किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो एक। दूसरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण, असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना किसे कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता तो 0 होती है और उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। तो सीधा आपसे पूछा जा सकता है असंभव घटना किसे कहते हैं, तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन नॉट हैपन इन सच इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहते हैं और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। आगे फिर से एक और इंपॉर्टेंट है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और उसकी घटना घटना निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहलाती है, निश्चित। जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू हैपन इज, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और सच एन इंसिडेंट इज कॉल्ड, इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं आपको बताना है। एक और है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, आपको पता है 1 होता है। सम ऑफ द ऑल ऑफ इनिशियल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसकी क्या मतलब वैल्यू होती है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी और से बराबर या से छोटी, और किसी भी घटना की प्रायिकता कहां से हो सकती है, हमें पता है 0 के बराबर या 0 से छोटी, और क्या हो सकती है 1 के बराबर या 1 से बड़ी। इससे बड़ी भी नहीं हो सकती, इससे छोटी भी नहीं हो सकती। The probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी कितनी होती है। नेक्स्ट है हमारा बी सेक्शन, यहां से शुरू होता है, जो 2 और 3 नंबर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो 40 जो प्रश्न थे ना, वो आपके बहुत शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम आपका लगना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन 40 प्रश्नों के। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन विधि के आपको 2-3 सवाल करके देखने, देखो यहां पर पूछा गया तो सवाल तो पूछेगा लेकिन संख्या चेंज कर सकता है, तो फिर आप ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो आपको क्या करना है, दोनों ही करना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अगला है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहां q पूर्णांक है। So that the any positive odd integer is of the form 6q+1 or 6q+3 6q+5 where q is an integer, q क्या है, इंटीजर है। अगला प्रश्न दे रखा है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। So that the 5 - √3 is an irrational number। इसी तरह आपको सिद्ध करना है 5 is a, अब यहां पर किसी भी प्रकार का दे दे, हमारे 2 प्रकार के, मैंने आपको जब प्रश्नावली कराई थी वहां पर आप देखिएगा एक बार 1.3 प्रश्नावली जरूर देखिएगा आप, वहां पर आपको मैंने बता रखा है ये 2 ही तरह के सवाल हैं और किस तरह से करना है। यहां पर √2 की जगह 5 की जगह 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, पर सवाल एक ही तरीका है। यहां पर ये कोई सा भी दे दे, यहां पर प्लस माइनस गुणा भाग में, तो ये भी एक ही तरीका है, आप उससे कीजिएगा, दोनों ही सवाल आप कर पाएंगे। इसको भी ये प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगला है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। 3 सवाल आपको दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, इनके शून्यक ज्ञात करने और उसके बीच सत्यता की जांच करनी है। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द रेशनल बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बीच में क्या करना है, रिलेशन भी फाइंड करना है। नेक्स्ट है, px में को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, यहां पर फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर बाय द डिवीजन ऑफ px बाय gx, px में gx को डिवाइड करके, और आपको क्या करना है, इसका क्वोटिएंट कितना आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, दोनों। देखो 2 सवाल दे रखे हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, दोनों करके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल दे रखा है, बहुपद एक दे रखा है, मैं बहुपद gx का भाग देकर आपको ये बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, इसका डिवाइड करना है gx का, और ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों एलिमिनेशन मेथड। दूसरा दे रखा है सो दैट द फॉलोइंग, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हमने चारों विधियां पढ़ रखी है, यहां पर हम प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल हमें दे रखा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाएं बतानी है। देखो क्या दे रखा है, a semi perimeter of a rectangular ground whose length is 4 meter more than the breadth। ब्रेथ से क्या है, उसकी लेंथ 4 है 4 मीटर। और इसका क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है वो 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, इस गार्डन की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। अगला सवाल है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपको दे रखा है, इसको आपको ज्ञात करना है। इस मान के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग द पेयर इज लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटी मीन सॉल्यूशन, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी फाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए संख्या क्या है। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, गेट नो देम, उनको ज्ञात करना है यानी उनको फाइंड करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप ऐसे ही मत समझिएगा इनको, आप वास्तव में इनको कर लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं आप बहुत अच्छे अंक बना लेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन सवाल इसी तरह के आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। द डिफरेंस of the square of two number is 180, the square of smaller number is 8 times the larger number, the find the both number को फाइंड करना है। अगला सवाल फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्यतक्रम का 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइंड करनी है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आप इन सवालों को ऐसे मत लीजिएगा बिल्कुल लाइटली, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसलिए पहले दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में अभी जो दिन बचे हैं उनका आप अच्छे से यूज कर पाओ और इन सवालों को अच्छे से हल कर पाओ। पहले आप सवाल पर्सनली स्टार्ट करते हैं जो भी, उसका रिवीजन आप इन सवालों के साथ करें। अगर आप इन सवालों को अच्छे से कर लेते हैं तो वास्तव में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद में आप अगर चाहें तो और भी सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपका टारगेट, आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं क्या पढ़ना है, तो आप इन सवालों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of square is 365, 365 है, उनका आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगने से 1 अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ इज 1 more than twice of breadth, then find the length and breadth of the plot, प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अगला सवाल है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 27 है और इसका प्रोडक्ट है वो 182 है। अगला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, द्विघात समीकरण, इनको आपको हल करके और इनके क्या करने हैं, मान निकालने हैं। ये जो आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं इनको आपको हल करके इसके मान निकालने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल नंबर 3 डिजिट के कितने हैं वो फाइंड करना है। अगला सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। सेम ही तरह का सवाल है वैसे दोनों। हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 देयर बिटवीन 10 to 250, 10 से कहां तक 250।
अगला सवाल दे रखा है एक एपी के 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एन एपी there are 50 terms in which the third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। 29th term हमें फाइंड करनी है। अगला सवाल है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको बताना है एक एपी का आपको दे रखा है कौन सा थर्ड और 9th टर्म दे रखी है 4 और -8 है, तो ये बताना है then which term will be 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। किसी स्कूल के विद्यालय को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एन अमाउंट इज 700 इज earmarked for giving 7 cash prize to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the price of immediately preceding it, then find the value of the each prize. ईच प्राइस, अगर ये कह रहा है टोटल अमाउंट जो है वो 700 है और ईच प्राइस जो है वो पहले अपने से पहले वाले प्राइस से क्या है लेस देन 20 है, तो आपको क्या करना है प्रत्येक प्राइस का क्या करना है एवरी प्राइस की ईच प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट सवाल है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। 7वीं प्रश्नावली में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस तरह के। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस from 2 -5 and -2 9। अगला सवाल है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2 -3 और Q 10 y है, तो उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आपको y का मान ज्ञात करना है इसके अंदर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखो क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट P 2 -3 एंड Q 10 y, तो इस y का फाइंड हमें करनी है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। अगला है y एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B किसे समदूरस्थ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। A और B के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इससे समदूरस्थ बिंदु के आपको क्या करने हैं बिंदु ज्ञात करने हैं। यदि दे रखा है Q 01 01 बिंदु P और यहां पर बिंदु है Q, बिंदु R है, यहां पर आप R लिख लीजिएगा, ये जो है R है से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और क्या है RP ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दिया है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R x 6, then the find of the value of x and also find the distance QR and PR, ये फाइंड करनी है। अगला सवाल है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक B ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट A 1 -5 एंड B -4 5 bisect the x axis, also find the coordinate of the dividing point। इस डिवाइडिंग पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। देखिएगा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सवाल कुछ नहीं है और वास्तव में होता क्या है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो हम बोर होने लग जाते हैं, जबकि आप सोचिएगा 6 दिन बाद में 5 दिन बाद में आपका पेपर है और आपके इस पूरे साल की मेहनत जो आपने गणित में पूरे साल मेहनत की है वो सिर्फ आपका ये पेपर डिसाइड करेगा। अगर इस 6 दिन में आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो वास्तव में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां से आपका जो गेयर है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे इन 6 दिनों का छुट्टियों का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। वो अभी तक सोचेंगे कि अभी तो 6 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, हम तो पढ़ लेंगे, या सुबह पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे। तो भैया उनके लिए उतना ही बाकी रहने वाला है जितना पढ़ने वाले छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो अच्छे से नंबर लाना चाहता है, बड़ा टारगेट सेट कर रखा है, वो 1 मिनट भी अपना टेस्ट वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे यूज कर पाऊं और अपना टारगेट जो है, कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं है मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने, जब ऑफलाइन क्लास में भी जब क्लास ली जाती है तब भी ऑफलाइन वाले बच्चे इतना एक्साइटेड होते हैं कि सर मैं मैथ में से 100 में से 100 लाना चाहता हूं, मैं मैथ में से 100 में से 100 लाना चाहता हूं।
लेकिन कुछ बच्चे क्या है वहीं सिर्फ अपना क्या है एंजॉय करने के लिए अपना ये 6 दिन का टाइम निकाल देंगे और फिर अपना 12 तारीख को पेपर आपके सामने आ जाएगा और फिर अपनी हालत क्या होने वाली है वो हम जानते हैं अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 2 -4 है तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी 3/7 AB हो और पी रेखाखंड AB पर स्थित हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से कीजिएगा। क्या दिया हुआ देखो, इफ ए एंड बी आर -2 and -2 and 2 -4 respectively, then find the coordinate of the point P so that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment of AB। AB के ऊपर लाई करता है। दर्शाइए कि बिंदु 4 बिंदु आपको दे रखे हैं कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। सो दैट द पॉइंट आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टाइस ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या है, वर्टाइस है, एक पॉइंट है किसके, ये एक स्क्वायर के पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सो दैट द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर वर्टाइस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन सा, आइसोस्केल ट्राइंगल के क्या है, वर्टाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको 4 बिंदु दे रखे हैं तो उसको 2 टुकड़े आप हम क्या करेंगे, वहां से एक क्या खींच लेंगे, विकर्ण खींच लेंगे और 2 त्रिभुज बन जाएंगे, उनका क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे। वही दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टाइस आर, ये आपको दे रखे हैं। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक डायगोनल खींच लेंगे और उस डायगोनल को खींचने के बाद में 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। उन 2 ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके हम उन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास उस क्वाड्रिलेटर का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3 है तो a और b आपको ज्ञात करना है। a + b < 90 डिग्री है, ठीक है। a + b = √3, a - b = 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान ज्ञात करना है। इसी तरह देखा है, sin 3a = cos a - 26 हो तो 3a का यानी a का मान ज्ञात करना है। इसी तरह का एक और सवाल है आपको दिया हुआ है, सॉरी ये इंग्लिश में दिया हुआ है, लेट sin 3a = cos a - 26 where 3a is an acute angle then find the value of a की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम बात करें एक और महत्वपूर्ण सवाल की, तो इस सवाल को तो आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। यदि ए बी एंड सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दर्शाइए sin b + c/2 = cos a/2। यानी आपको दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन सो दैट, आपको ये शो करना है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि यानी शो करना है आपको tan 48 tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 का मान 1 होता है। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी की तरह का एक और महत्वपूर्ण सवाल है, sin 25 cos 65 cos 25 sin 65 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर एक और सवाल आता है, यदि 15 cot a = 8 है, इस 15 को इधर लाएंगे भाग में आ जाएगा, पहले बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हो तो साइन और सेक के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंड सेक। इसके लिए cot a = 8 है दिया हुआ है, 15 cot a = 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए, उसको 2:3 में विभाजित कीजिए। 11वीं प्रश्नावली भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11वीं प्रश्नावली 11 नंबर, 11वीं प्रश्नावली आपको 11 नंबर दिला सकती है अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हो तो देखिएगा क्या है 11वीं नंबर। पहला सवाल दे रखा है इसका, 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए, उसको 2 अनुपात, यानी आपको ये सवाल जरूर देगा, एक रेखाखंड देगा और उसको कहेगा इतने अनुपात में क्या करो, विभाजित करो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइड इट इन 2:3, 2:3 में अंदर डिवाइड करना है। अगला दे रखा है, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखा त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और जिसके क्या करने हैं, बाहर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर inclined at the angle of 60 डिग्री टू ईच अदर। अगला सवाल दे रखा है, 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर अनदर सिमिलर ट्राइंगल हुज साइड्स
are 2/3 of the corresponding sides of the given triangle। जो given triangle है उसके corresponding दे रखे हैं। नेक्स्ट है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये अभी तक 11वीं प्रश्नावली का ही है। ये भी 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत 1 से 1/2 गुनी हो। देखो क्या देगा, कंस्ट्रक्ट ए आइसोस्केल ट्राइंगल of base 8 centimeter and height 4 centimeter and the another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of this isosceles triangle। अगला सवाल दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण आपको एबीसी 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एबीसी के संगत 3/4 गुनी हो। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इज बीसी इज इक्वल टू, ये दे रखा है एबी, ये दे रखा है एबीसी। आपको कौन ट्रायंगल बनाना है, एंगल बनाना है वो 60 डिग्री होना चाहिए और आपको ये बताना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्या बनाना है, एक और ट्रायंगल बनाना है जो इसका क्या हो 3/4 टाइम हो। एक और दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण के अलावा 2 भुजाएं दे रखी है जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज के क्या हो, कितनी गुने हो। यहां पर आप थोड़ा सा चेक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से 3/4 है, बाकी आप एग्जैक्ट चेक कर लेना वहां पर सवाल के अंदर कितना है। शायद प्रिंट नहीं हुआ है, यहां से मिस प्रिंट हो गया है। जो समकोण त्रिभुज का आपको दे रखा है सवाल वो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम। 6 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म की रचना कीजिए। आपको क्या करना है, एक वर्त लेना है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यानी वर्त से बाहर चला जाएगा उस बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ड्रॉ ए सर्कल रेडियस इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, और उनकी लेंथ भी हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। अगला क्वेश्चन बात करें निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको सारणी दे रखी है, सिंपल सा एक एक मान दे रखा है, इसका समांतर माध्य 2 या 3 नंबर में आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा ऐसा। एक और दे रखा है जिसका माध्य ज्ञात करना है, इसका हमें मीन फाइंड करना है, इसका माध्य फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। ध्यान रखना माध्यक है ये, मीडियन है यह, ध्यान रखना यहाँ पर मीन नहीं है, क्या लिखना है, मीडियन लिखना है। क्या है ये, मीडियन फाइंड करना है, मीन नहीं है, माध्यक है, यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। आगे दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, एक बार अभाज्य संख्या आने की, 2 से 6 के बीच संख्या आने की और एक विषम संख्या आने की। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द फॉलोइंग, ए प्राइम नंबर, एनी नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 एंड ओड नंबर। इन तीनों की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगला सवाल दिया किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। 12 खराब पेन थे जो 132 अच्छे पेन थे उनके अंदर मिक्स हो गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकालेंगे पेन का अच्छा होने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखो क्या दिया है, फॉर सम रीजन 12 बैड पेन्स आर मिक्स्ड विद 132 गुड पेन। One cannot tell whether a pen is bad or good just by looking it। हम देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा सही है कौन सा खराब है। A pen is drawn from the mixture at random। randomly हमें एक पेन क्या करना है, उसके अंदर से निकालना है। Find the probability that pen is drawn is good। जो हमने पेन निकाला है वो सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसी तरह का एक और सवाल है, 144 पेन के समूह में 20 बॉल पेन क्या है, खराब है और अच्छे हैं, बाकी सभी क्या हैं, अच्छे हैं। आप यह देखकर नहीं खरीदना चाहेंगे कि जो पेन अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, तो आप खराब तो खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छिक निकाला कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पेन आप खरीदेंगे या पेन आप नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा खरीदेंगे, यानी पेन अच्छा होने की प्रायिकता और पेन खराब होने की आपको प्रायिकता बतानी है। A group of 144 pen, 20 pens are bad and rest are good। बाकी सभी क्या हैं, अच्छे हैं। You want to buy pen that is good, but you don't want to buy a bad pen। The shopkeeper take out one of these pen randomly by the given to you। What is the probability that you will buy the pen
एंड यू विल नॉट बाय द पेन। आप पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगला सवाल दे रखा है, एक डिब्बे में 5 कंचे, 5 कंचे लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 3 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल हो, सफेद हो या हरा नहीं हो। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल्स इज drawn at random from the box. What is the probability? Find the marbles drawn is marble is red, marble is white, not is green. अब हम बात करते हैं जो आपके 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में। ये प्रश्न आप अच्छे से कीजिएगा, और पेपर में करते हुए बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, जब तक इन बड़े प्रश्नों तक पहुंचते हैं तो उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो भैया आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से अच्छे, और एक एक पेपर की डेली प्रैक्टिस करें और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, तब आप पेपर को, मैथ का पेपर आपको पता है टाइम निकलते हुए समय भी नहीं देखता और पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार टाइम देखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम को मैनेज अच्छे से कीजिएगा ताकि आप इन पेपर को पूरा अटेंड कर पाए। देखिएगा सवाल दिया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इनको क्या करना है, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तीनों सवाल महत्वपूर्ण है। फॉलोइंग द सॉल्व अ पेयर लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली, ग्राफिक मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है तीनों सवालों को। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसको भी क्या करना है, आपको आलेखीय विधि से हल करना है। और उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जहां y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, फाइंड द, ये आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में दिया है फ्रॉम दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है 2 पेन और 3 पेंसिल कुल 17 रुपए के हैं, जबकि 3 पेन और 4 पेंसिल कुल 24 रुपए के हैं। तो इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफ विधि से हल कीजिए। पहले इन दोनों की समीकरण बनानी है, आपको क्या करना है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बनानी है और फिर इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ से आपको इसको सॉल्व करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल आर 70 रुपीज। Which of the total cost of 3 pen and 4 pencil is 24? Express these problem is algebraic form and solve it by graphical method. पहले इसको क्या करना है, इस जो प्रॉब्लम है इसको एक्सप्रेस करना है एल्जेब्रिक फॉर्म में और फिर इसको ग्राफिक मेथड से, ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद में देखा है टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन है, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन है और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन आपको बताना है। ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोडक्ट 600 टीवी सेट इन 3rd ईयर एंड 700 टीवी सेट इन 7th ईयर। Assuming that every year is produced increase by the certain number of uniform manner, then find the production in first year में कितना प्रोडक्शन इन 10 ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। इसके बाद में आते हैं हमारे जो 8वीं प्रश्नावली के आपके सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले सवाल हैं। आप इन सवालों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। पहला सवाल है cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec a आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। सेकंड है रूट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec a, सॉरी sin a, यहां पर भी sin a sec a प्लस tan है, ये भी आपको प्रूफ करना है। sin a प्लस cos a की का होल स्क्वायर प्लस cos a और sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। इसी तरह का एक और सवाल दिया है cos a माइनस sin a sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a cot a। और नेक्स्ट हमारा सवाल है 1 प्लस साइन sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर बट 1 माइनस cos स्क्वायर। आपने तो कहा था सर 100 ही सवाल हैं। हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन क्या है कुछ सवाल हमने वहां पर बार बार मैं कह रहा था ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, तो वहां पर हमने क्या देखा था 4-5 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल सिमिलर थे, लेकिन वो दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने उसको क्या है रखा है। और इस तरह का ये लास्ट सवाल है, ये आपका दे रखा है 5 साइन 17 बट्टे कॉस 73 प्लस 2 कॉस 68 बट्टे साइन 23 माइनस 6 साइन 15 बट्टे कॉस 75 का मान आपको ज्ञात करना, वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका ये दे रखा है, एक आपको टेबल दे रखी है, एक आपको सारणी दे रखी है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इसका माध्य भी दे रखा है, इसका मीन भी दे रखा है 18 है, आपको क्या करना है इस एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
इसके बाद में आपको अगला सवाल दे रखा है, सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दे रखी है, आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य आपसे यहाँ पर कल्पित विधि से भी पूछा जा सकता है, अंजप्शन मेथड से भी पूछा जा सकता है, और दूसरा सीधा भी पूछा जा सकता है। तो दोनों से आप इस सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल दिया हुआ है आपको, वो दे रखा है, एक सारणी दे रखी है फिर से आपको, और आपसे पूछा हुआ है इसमें माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। दोनों ही ज्ञात करने आपको, माध्य और बहुलक, यानी आपको मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं आपको इस सवाल के। अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिए गए बटन का माध्यक आपको दे रखा है, मीडियन आपको दे रखा है 28.5, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, टेबल दे रखी है, इस एक्स की और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और नेक्स्ट हमारा अंतिम सवाल की बात करें तो नीचे दिए हुए बटन में 30, इनका भी आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है, यानी मीडियन और मोड आपको फाइंड करना है। टेबल आपको दे रखी है, ये टेबल आपको दे रखी है। तो ये थे आपके टॉप 100% आपके पूरी मैथ में से। अगर आप इन अच्छे से सवालों को हल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आप इसी तरह के सवाल आप एग्जाम में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं, गारंटी से आपको कह रहा हूं, इन सवालों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे परसेंटेज बना पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे चैप्टर्स के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।